ममता बनर्जी का स्टैंड है कि बंगाल की जनता से कह रही है कि भाई चौथी बार मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं बंगाल की धरती पर नहीं रहूंगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, उस आत्मविश्वास के सहारे मैं दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली को दहलाऊंगी। जो चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से मनमानी कर रखी है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, उस पर चुनौती दूंगी और दिल्ली पर जो मेरा हमला होगा वो ऐसा हमला होगा कि आप देखेंगे बंगाल की कोई नेत्री या बंगाल अस्मिता का व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री के तौर पर जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है 2029 में, तो एक उस रेस में खुद को खड़ा करने के लिए ममता बनर्जी घूम घूम करके अपने हिसाब से नैरेटिव पैदा कर रही हैं। और ममता बनर्जी पे जो आरोप लग रहा था, जैसा कि हमने कहा कि जो मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लग रहा था, उसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी खुद इस बार मंदिर मंदिर भी घूम रही हैं। कमाल है ना। और एक और उन्होंने एक निश्चिंता की है, जैसा कि हमने जहां कहा था बेलाडांगा में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हुआ क्या, हुमायूं कबीर एक्सपोज हो गए। हाल में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें साफ दिखा कि पूरे उस ऑपरेशन में भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ही बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए दे रखे थे। उस स्टिंग की सच्चाई क्या है नहीं अलग बात है, लेकिन इतनी सच्चाई तो है वहां के धरातल पे कि स्टिंग के सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से रिश्ता तोड़ लिया। भाई एक्सपोज हो गए हुमायूं कबीर। टीएमसी के पूर्व विधायक थे जिसके जरिए मुस्लिम वोटरों को टीएमसी से अलग करने की कोशिश हो रही थी। चुनाव में जब पश्चिम बंगाल गया तो वहां पे साफ हो गया कि हुमायूं कबीर अपने लिए नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोशिश कर रहे थे कि टीएमसी से अलग हो जाए मुस्लिम वोटर और एक रास्ता बन जाए। जो भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों के जरिए पहली बार बंगाल विधानसभा में विपक्ष की कुर्सी पर बैठी है, उसकी उम्मीद है कि एक झटका और थोड़ा जोर से और ममता बनर्जी को परास्त कर लेगी। ममता बनर्जी जानते कितनी संख्या है उसके वोट विधायकों की सदन के अंदर, सबको पता है 215 जीत आई थी। लाख कोशिश के बावजूद मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ममता बनर्जी जो बंगाली गैर बंगाली, आप बता दें गैर बंगाली की जो बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी इस बार उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रही हैं जो गैर बंगाली बहुल है, हिंदी बोलने वालों वाला कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां पे भवानीपुर से चुनाव आजमा रही हैं। पिछली दफे ऐसा ही हुआ था, उनको जब नंदीग्राम से चुनाव हरा दिया गया था तो भवानीपुर से जो उनके शख्स टीएमसी के जीते थे उन्होंने झटके में इस्तीफा दिया। और जो हिंदी बहुल इलाका है, हिंदी बोलने वाले लोगों का इलाका है बंगाल में, कलकत्ता में, उस भवानीपुर से एक विधायक के तौर पर जीत आई ममता बनर्जी। इस बार वहां भारतीय जनता पार्टी उनको घेरने की कोशिश के क्रम में उसी शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से भी चुनाव लड़ा रही है जो पिछली दफे नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराई थी। तो आप समझ सकते हैं ग्राउंड पे ममता बनर्जी को घेरने की कितनी कोशिश हो रही है और ममता बनर्जी के अंदर क्या आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास है कि फिर से उसी अंदाज में गई है, भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है जिस अंदाज में पिछली बार बाई इलेक्शन में पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक हारी हुई मुख्यमंत्री को जिताया था। उसी भवानीपुर से मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी से ममता बनर्जी के साथ कांटों की टक्कर की लड़ाई में है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो उसके मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे। लेकिन जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने एक माहौल, एक रिदम, एक माहौल बना रखा है पश्चिम बंगाल में और हिंदू मुस्लिम के इरादे से भारतीय जनता पार्टी वहां जो खेल करने की कोशिश कर रही है, उसको जिस ढंग से पैचअप किया है, जिस ढंग से चीजें बदली है, जिस ढंग से चीजें पलटी है और मैदान में सीधी टक्कर में ममता बनर्जी। इसके अलावा कांग्रेस ने वहां पे कोशिश की है अब्दुल गनी खां परिवार, चौधरी परिवार की नूर को मैदान में उतार रहा है उसको अध्यक्ष बना करके, लेकिन कोई हवा नहीं बन रहा है। कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट है, जैसे कि 2016 में ममता बनर्जी अपने पास कर लिया था, 2021 में पूरी तरह से ममता बनर्जी अपने पास कर लिया था, 2026 में ममता बनर्जी के पास नहीं होगा वो वोटर, ये कहना बिल्कुल ग्राउंड पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा, साफ लगेगा कांग्रेस कहीं नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने हिसाब से जीत लिया। तृणमूल कांग्रेस ने क्यों कांग्रेस वोटरों को जीता जानते हैं? उससे पहले की स्थिति ये थी, 34 साल तक बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी और जो ग्राउंड पे लड़ाई लड़ने की बात जब आई तब लड़ने के लिए ममता बनर्जी जो राजीव गांधी की बड़ी खास थी, खास इस अंदाज में थी, राजीव गांधी का जो दौर था तो कांग्रेस नेत्री के तौर पर सबसे एक्टिव थी। लेकिन उनको लगा कि बाद के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने उस लड़ाई जो वहां ग्राउंड पे लड़ती थी राजीव गांधी के दिनों में लेफ्ट के साथ, ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, उसको लगा सोनिया गांधी का जब दौर आया, मनमोहन सिंह का जब दौर आया तो लड़ाई में कांग्रेस काफी हद तक पिछड़ गई थी। तो ममता बनर्जी नई पार्टी बनाई, उस हिसाब से खुद मोर्चेबंदी पे आई, सामने आई लड़क के। इसलिए है कि ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी भी नैतिक आधार पर कुछ नहीं बोलते। ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलने के साथ साथ राहुल गांधी को भी लगता है कि चलो ममता बनर्जी जीत जाए तो कांग्रेस की ही बात हो जाएगी। तो इस दशा में, इस हालत में ममता बनर्जी मीलों आगे, कहा ना कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है,
5 राज्यों के चुनाव नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। लेकिन सबकी नजर, क्यों सबकी नजर बंगाल पे टिकी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे मुकाबिल है वहां पर टीएमसी से। भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीद लग रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की लड़ाई के लिए तमिलनाडु अपनी पूरी राजनीति को तिलांजलि दे दी। वहां पर सिंघम जो उभर रहे थे, उन्होंने तय किया कि चलो इस बार रहने दो तमिलनाडु में लड़ाई में उलझते ही नहीं हम, इस बार चलो ममता बनर्जी से निपटते हैं, पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं। तो उत्तर भारत का जो पूरा बेल्ट है, आप मोटे तौर पर देख लीजिए, हरियाणा से चले आइए, पंजाब का इलाका रह गया है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में उनकी सरकार बन गई है, बिहार में उनका मुख्यमंत्री बन गए हैं इसी चुनाव मैदान, इसी दौरान। और कितने मशगूल है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि इस दौरान जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पास जो कुर्सी आई है, तो मंत्रिमंडल का निर्णय वहां इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि 23 तारीख और 29 तारीख को पश्चिम बंगाल का चुनाव है। वो कह रहे हैं 29 तारीख के बाद यानी 1 मई को मंत्रिमंडल डिसाइड कर पाएंगे सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी को इसलिए मान लिया गया कि नीतीश कुमार ने कहा भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों आला नेता हैं उनके पास बंगाल के अलावा इतना समय नहीं था कि वो सोचते समझते और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री कुर्सी पर लाते। जो कुछ नीतीश कुमार ने कहा इस विचलन वाली स्थिति में, इस व्यवस्था वाली घड़ी में, तो भारतीय जनता पार्टी का आला नेताओं ने नीतीश कुमार की कही हुई बातों को मान लिया और सम्राट चौधरी के हवाले मुख्यमंत्री कुर्सी कर दी। ये व्यस्तता ही है जो कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दी। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने से क्या होता है? मंत्रिमंडल जो तय करने की बात होगी, कौन से लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, नहीं होंगे, इस लिहाज से नीतीश कुमार अपनी ओर से, एनडीए की सरकार है वो, तो जनता दल यूनाइटेड से कौन उप मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, ये सारी बातें नीतीश कुमार ने तैयार कर रखी थी। लेकिन जिस दिन शपथ ग्रहण की बारी आई, अमित शाह ने फोन करके बोला पश्चिम बंगाल से उनको कि रुक जाइए नीतीश जी, 1 तारीख को करते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार की बात। मतलब समझ लीजिए किस प्रायोरिटी में है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इतनी प्रायोरिटी में है, सब कुछ से भारतीय जनता पार्टी का आला नेता आंखें बंद कर रखे हैं। तमिलनाडु जहां बड़ी गंभीर लड़ाई की उम्मीद की जा रही थी, जहां पर सिंघम मैदान में थे, उनको किनारे कर दिया गया। उनको कहा कि ठीक है रहने दो, इस बार जो लड़ाई हो वहां लड़ने दो, वहां जो विजय चले आ रहे हैं या फिर जो लड़ाई हो रही है स्टालिन से, वो सारी लड़ाई को किनारे कर दिया। केरल में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ती रही, तो केरल में थोड़ा बहुत दिखी है, लेकिन उसको वहां मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का केरल में सक्रिय होने का मतलब है कि लेफ्ट की सरकार बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वहां कांग्रेस पार्टी का वोट खींच लेगी। जो कांग्रेस पार्टी अल्टरनेटिवली जब लेफ्ट होती है, लेफ्ट का कांग्रेस आती है, वो रास्ते में अड़चन हो जाएगा। तो वहां जो भी वोट काट रही है भारतीय जनता पार्टी, खुद सरकार बनाने के लिए काट रही है। वहां की लड़ाई अलग है, वहां लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही। और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ रही है अघोषित तरीके से? क्योंकि पश्चिम बंगाल वही काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी कहते हैं, ममता बनर्जी के लोग कहते हैं, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी ने उसी लेफ्ट के नेताओं से साझा कर रखा है, समझौता कर रखा है, ताकि वो एक बदला ले सकें टीएमसी से और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला करके। जो टीएमसी 2016 से वहां मौजूद है, बिल्कुल मटियामेट कर चुकी है लेफ्ट मूवमेंट को, वहां पॉलिटिक्स को। मूवमेंट कहने की बात नहीं है, मूवमेंट तो अपने हमेशा लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन लेफ्ट जो पॉलिटिक्स है उसको पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका है ममता बनर्जी ने। वहीं उखाड़ फेंके गए लोग भारतीय जनता पार्टी को अपने हिसाब से मदद कर रहे हैं। तो ये समझ ली कॉम्बिनेशन। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल पे इतना फोकस कर रखा है। कहते हैं उत्तर बंगाल में तो लगभग उनका अधिकार हो चुका है, लेकिन दक्षिण बंगाल में कड़ी चुनौती है। जैसा कि हमने कहा ना कि पश्चिम बंगाल आप बढ़ते चले जाइए सीधे बाईं ओर भारत के नक्शे पे, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तमाम आ जाए। कहते हैं बंगाल चुनाव के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी तय करने वाली है कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो कांग्रेस मुक्त हो जाए या एनडीए वाली सरकार हो जाए, किसी गवर्नमेंट में तैयार है। और हाल के दिनों में देखें उड़ीसा में फिर झारखंड के नीचे चले आए, जो कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगता है उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी। तो एक बेल्ट में जो अखड़ने वाली बात है, पश्चिम बंगाल में सरकार का नहीं होना ही भारतीय जनता पार्टी को अखड़ रहा है। अगर पश्चिम बंगाल से ऊपर चले जाए, असम में भी एक लड़ाई है जहां भारतीय जनता पार्टी रिटेन करने की लड़ाई लड़ रही, वो लड़ाई उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं है। वहां सब सारी लड़ाई हेमंत विश्व शर्मा के हवाले छोड़ रखा है भारतीय जनता पार्टी। अगर डेरा डालने की बात कहें तो वहां पे कभी भी डेरा डाल के नहीं बैठा अमित शाह। इस चुनाव में मतदान हो गया, वहां 4 तारीख को ही हो गया, प्रधानमंत्री की कम से कम रैलियां हुई, सब कुछ हेमंत विश्व शर्मा के हवाले छोड़ दिया गया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के हवाले पश्चिम बंगाल को नहीं छोड़ा गया। पश्चिम बंगाल में लगता है सीधी लड़ाई, कांटों की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच है। और इस लड़ाई में जो ग्राउंड रियलिटी है, उस रियलिटी में ममता बनर्जी फिलहाल काफी आगे दिख रही हैं।
भले ही इस बार ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर जैसे चाणक्य नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग किस्म की है, जहां अभिषेक बनर्जी का बोलबाला है, जहां सियानी घोष का बोलबाला है, और ममता बनर्जी मस्जिदों के साथ साथ मंदिर मंदिर भी घूम रही हैं। देखिए, पिछली बार ऐसा नहीं करती थी, ऐसा करने से ये शक्ति थी, क्योंकि लगता था उन्हें, इस बार साफ लग रहा है उन्हें कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में हिंदुओं की गोलबंदी ना करे, इसलिए चंडी पाठ करती हुई दिख रही हैं ममता बनर्जी, और महादेव को जल चढ़ाते हुए दिख रही हैं। अपने हिसाब से ममता बनर्जी का अंदाज, बदला वाला अंदाज, वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर इस बैसाख के महीने में पसीना छूट रहा है। ममता की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, ये जनता, बंगाल की जनता बता रही है। जो कुछ भी होगा 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व को पश्चिम बंगाल में चौथी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए ममता बनर्जी को। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।